हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लिंकेज का बेसिक देखा था और हमने देखा था कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन हैं और वो जीन बहुत पास पास में हैं तो उसे हम टाइट लिंकेज कहते हैं, और अगर जीन थोड़ा दूर दूर हैं तो उसको लूज लिंकेज कहते हैं। तो लूज लिंकेज में नए कॉम्बिनेशन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, टाइट लिंकेज में नए कॉम्बिनेशन बनने के चांस कम होते हैं। जैसे कि एक ही क्रोमोसोम पेयर के ऊपर ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर वाला जीन भी होता है, बॉडी कलर वाला जीन भी होता है और विंग्स के साइज वाला जीन भी होता है। लेकिन जो क्रॉस ए है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्रॉस ए था कि कितना % रिकम्बिनेंट बनने का चांस होता है अगर हम आई के कलर का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं बॉडी के कलर के साथ। तो देखा था कि उसमें रिकम्बिनेंट सिर्फ 1.3% ही आते हैं। इसका मतलब वो जीन बहुत पास पास में है। लेकिन साथ में मैंने उसको कंपेयर किया था क्रॉस बी के रिजल्ट से। क्रॉस बी में क्या होता है कि जो आई कलर है, जब हम उसके इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं विंग्स के साइज के साथ, तो पता चलता है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो 68.2% आते हैं और तकरीबन 37% जो कॉम्बिनेशन है वो नए बन जाते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट बहुत ज़्यादा बन गए, क्योंकि ये लूज लिंकेज है, क्योंकि वो दोनों जीन आपस में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो एक में 37.2% रिकम्बिनेंट बन गए थे और एक में कितना रिकम्बिनेंट बना था, 1.3% ओनली। तो जो क्रॉस बी है अभी हम एक बार उसको देखेंगे। देखो जरा फिर से वही बात, क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ये रोड लाइक स्ट्रक्चर यूज की है, स्टिक यूज किए हैं। मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के जेनेटिक मेकअप की बात हो रही है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये डब्ल्यू, ये एम, जो डब्ल्यू है ये बताता है ये जीन है या एलील है वाइट कलर के लिए, यानी जो फीमेल है वो वाइट कलर की है, और ये जो एम है ये रिप्रेजेंट करता है विंग्स के साइज को, मिनिएचर का मतलब स्मॉल विंग साइज। और आप देखेंगे डब्ल्यू और एम के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। जब हमने डिस्टेंस देखी थी डब्ल्यू और बॉडी कलर के साथ, यानी कि येलो के साथ, हमने डब्ल्यू और येलो के बीच की डिस्टेंस तुम कंपेयर करके देखो। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया देखो जरा, उसमें आपको पता चलेगा जो डब्ल्यू है वो वाई के तो नज़दीक है, लेकिन जो डब्ल्यू है वो एम से दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई कलर वाला जीन है उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है विंग्स के साइज वाला जीन, और आई कलर वाले जीन के काफ़ी पास है बॉडी कलर वाला जीन। ठीक है, तो इसमें वाइल्ड टाइप का क्या मतलब है, एनसीईआरटी लिख रखा वाइल्ड मेल है। वाइल्ड मेल का मतलब होता है जिसमें डोमिनेंट फिनोटाइप होती है। ये रहा मेल एक्स और वाई पे कोई जीन नहीं है, एक्स पे है डब्ल्यू प्लस, तो डब्ल्यू प्लस क्या हो गया, ये डोमिनेंट एलील है, एम प्लस ये भी डोमिनेंट एलील है, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा। तो आई कलर क्या हो गया, डब्ल्यू प्लस इंडिकेट रेड आई कलर, और एम प्लस किसको इंडिकेट करता है, लार्ज विंग साइज, यानी लार्ज विंग साइज। तो ऐसा मेल जिसमें आंखों का कलर जो है वो रेड है और जो विंग्स है उसका साइज लार्ज है, ऐसे मेल को हम वाइल्ड कहते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप वाला कहते हैं, जो नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट है। अब हमें पता है गैमिट कैसे बनते हैं, एक में हमने एक्स लिया, एक में वाई लिया, एक में हमने एक्स और एक्स ले लिया, तो गैमिट बने, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें मिलेगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन देखो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, ये देखो ये सिचुएशन बनेगी। अब बताओ ये फीमेल है लेकिन W प्लस M प्लस है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि फीमेल है, लेकिन ये रेड है और M प्लस की वजह से इसके जो विंग्स हैं वो लार्ज साइज के हैं, तो ऐसी फीमेल को बेटा
वाइल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें वाइल्ड फिनोटिपिक कैरेक्टर है, मीन्स डोमिनेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर है। अब इसको बताओ क्या करोगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, W और M है, ठीक है, तो यानी कि रिसेसिव एलील है। तो ये मेल है और ये मेल कैसा है, वाइट है और मिनिएचर विंग वाला है, छोटे पंखों वाला है। सेम जो यहां पे था, सेम इनको मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट यहां पे निकलता बेटा, रेड है, लार्ज है, यानी जो फीमेल है वो वाइल्ड है। तो हम कह सकते हैं 50 टोटल जो फीमेल बने, तो टोटल ये 2 फीमेल हैं, यानी 100% जो फीमेल हैं वो सेम टाइप के हैं। F1 की बात हो रही है। मेल की बात आ जाती है, 100% जो मेल है वो सेम टाइप के हैं। ये देखो, ये हो जाएगा वाइट और मिनिएचर, और सेम ये मेल भी हो जाएगा वाइट और मिनिएचर। अब इनके मेल और फीमेल को हम नेक्स्ट जनरेशन के पेरेंट ले लेते हैं। तो P2 में जो फीमेल है रेड लार्ज ये रही फीमेल, ये देखो सेम फीमेल। मेल हमने ये ले लिया, ये देखो वाइट और मिनिएचर। इसमें भी आप देख पा रहे हो मेल का जो फीचर है रेड और लार्ज फीमेल में चला गया। फीमेल का जो फीचर है वाइट आई मिनिएचर विंग मेल में आ गया। इसीलिए ये भी क्या है, ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, जब मेल का फीचर डॉटर में जाता है और फीमेल का फीचर सन में जाता है। तो इसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट। चलिए इसमें देखते हैं। तो गैमेट क्या बन जाएंगे, एक्स वाई ले लो, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये देखो एक्स एक्स ले लो, ये रहे। क्रॉसिंग करेंगे, देखो क्या बनेगा, ये फीमेल है और ये फीमेल कैसा बनेगा, ये फीमेल बनेगी वाइट विंग, वाइट आई कलर वाइट होगा, विंग्स का जो साइज है वो छोटा होगा, यानी वाइट और मिनिएचर। ठीक है, यहां पे देखो क्या होगा भाई, ये फीमेल तो है XX, लेकिन W प्लस M प्लस है, तो वाइट की जगह आई कलर रेड होगा और विंग्स का जो साइज है वो लार्ज होगा, और इसके लिए हम वाइल्ड वर्ड भी यूज कर देते हैं ऐसे ट्रेट के लिए। अब मेल को देखो, ये वाला जो मेल है भाई, ये तो मुझे वाइट नजर आ रहा है और ये मेल तो मुझे वाइट नजर आ रहा है, साथ में ये मेल मुझे कैसा नजर आ रहा है, मिनिएचर विंग वाला नजर आ रहा है। तो वाइट और मिनिएचर, ये वाला मेल जो है ये रेड आई और लार्ज विंग वाला मुझे नजर आ रहा है, जिसको तुम वाइल्ड मेल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो जरा F2 के अंदर, ये F2 है, तो F2 के अंदर फीमेल 50% फीमेल एक टाइप के हैं, ये देखो 50% फीमेल वाइट और मिनिएचर हैं और 50% फीमेल रेड और लार्ज हैं, यानी वाइल्ड हैं। से 50% मेल वाइट और मिनिएचर हैं, 50% मेल रेड और लार्ज विंग हैं। अब आप देखो पेरेंट, ये देखो ये क्या है, ये जो हमें फीमेल बने हुए दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं जरा। यहां पे फीमेल वाइट और मिनिएचर, देखो कोई फीमेल पेरेंट वाइट और मिनिएचर था क्या, फीमेल पेरेंट वाइट और मिनिएचर, ये देखो ये रहा फीमेल पेरेंट वाइट और मिनिएचर था, इसका मतलब ये तो पेरेंटल ट्रेट है। चलो देखते हैं, कोई फीमेल पेरेंट रेड और लार्ज था क्या, फीमेल पेरेंट, ये देखो फीमेल पेरेंट रेड और लार्ज है, इसका मतलब ये भी पेरेंटल ट्रेट है। तो ये फीमेल अपने पेरेंट जैसे हैं कि नहीं है, एक फीमेल F1 के पेरेंट जैसा है, एक फीमेल F2 के पेरेंट जैसा है, एक फीमेल F1 के फीमेल जैसा है, एक फीमेल F2 जनरेशन के फीमेल जैसा है। ठीक है, मेल पे आ जाते हैं। देखो मेल क्या है, वाइट और मिनिएचर। देखो क्या पेरेंट F1 के जो पेरेंट थे, ये रहे F1 के पेरेंट, उनमें कोई मेल है जो वाइट और मिनिएचर नजर आ रहा हो, वाइट और मिनिएचर उसमें तो नहीं है, लेकिन ये रहा F2 में है, देखो वाइट और मिनिएचर, वाइट और मिनिएचर मेल, वाइट और मिनिएचर मेल, यानी ये तो
अपने पेरेंट जैसा मेल है। ये देखो रेड और लार्ज विंग वाला मेल है क्या? ये देखो रेड और लार्ज विंग वाला मेल, ये भी अपने पेरेंट जैसा है। इट मीन्स ये जो फीमेल बनेंगे F2 में, ये जो फीमेल बने F2 में, इन्हें हम कहते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पेरेंटल फीमेल हैं। और ये जो मेल बने F2 में, ये पेरेंटल मेल हैं। अब देखो असली बात क्या होती है। टोटल जो रिजल्ट है वो ये एक्सपेक्टेड था, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था अगर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे कैसे फॉलो हो जाता तो। लेकिन हमें पता है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में लिंकेज का यूज ही नहीं होता, या तो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थे या एक ही क्रोमोसोम पे थे तो बहुत दूर दूर थे। तो अब देखो रिजल्ट क्या आता है। पता चला ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, अब देखो ये दो इस प्रकार के, हमें ये वाला फीमेल भी पेरेंट जैसा है, ये वाला फीमेल भी पेरेंट जैसा है, ये वाला मेल पेरेंट जैसा है, ये वाला मेल भी पेरेंट जैसा है। फर्क ये है एक F1 के पेरेंट जैसा है, एक F2 के पेरेंट जैसा है। मेल और फीमेल दोनों में बात लागू होती है। पता चला कुछ नए फीमेल दिखे, कुछ नए फीमेल दिखे, जैसे कि व्हाइट और मिनिएचर, व्हाइट और मिनिएचर के साथ साथ कुछ ऐसे फीमेल दिखे जिसकी आंखें रेड थी और विंग्स मिनिएचर थे। ऐसी फीमेल दिखी। मतलब हमें व्हाइट और मिनिएचर एक साथ नजर आने चाहिए थे, रेड और लार्ज एक साथ नजर आने चाहिए थे, रेड आई और लार्ज विंग। बट पता चला ये तो कुछ नया ही कॉम्बिनेशन बन गया। कुछ ऐसे मुझे फीमेल दिखी जिसमें रेड आई थी, लाल आंखें थी, लेकिन पंख छोटे थे। इसी प्रकार से मुझे कुछ ऐसी फीमेल दिखी जिसमें व्हाइट आई थी और जो विंग्स हैं वो लार्ज थे। अब मुझे ऐसी ऐसी फीमेल इनमें ढूंढ के दिखा दो, नहीं है। ये टोटली नया कॉम्बिनेशन बन गया बेटा। इसी प्रकार से जो पेरेंटल मेल्स हैं, पेरेंट जैसे जो मेल हैं, चाहे F1 के पेरेंट जैसा मेल हो, चाहे F2 के पेरेंट जैसा मेल हो, तो हमें दिख रहा है या तो व्हाइट आई मिनिएचर विंग के साथ होती है या रेड आई लार्ज विंग के साथ होती है। पता चला कुछ नया ही मेल आ गया जिसमें रेड आई है और विंग्स जो हैं वो मिनिएचर हैं। मतलब कुछ ऐसे मेल दिखाई दिए जिसमें लाल आंखों का छोटे पंखों के साथ कॉम्बिनेशन है और सफेद आंखों का, व्हाइट आई का, लार्ज विंग बड़े पंखों के साथ कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे मेल ना तो F1 में थे ना F2 में थे, ऐसी फीमेल ना तो F1 में थी ना F2 में थी। यही बात क्रॉस 1 में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, यानी क्रॉस A में समझाने की कोशिश की थी। तो यह है क्रॉस B का रिजल्ट। अब ये जो सारे हैं नए, चाहे नए फीमेल हों, ये ऐसे दो टाइप के फीमेल नए दिखे, ऐसे दो टाइप के मेल नजर आए। ये पेरेंटल फीमेल थी, ये पेरेंटल मेल थी, यानी ये पेरेंट जैसे फीमेल थे, ये पेरेंट जैसे मेल थे। लेकिन मेरा बेटा ये मुझे कुछ नए ही नजर आ गए जो मेरे क्रॉस में बनते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस यहां पे लागू नहीं होता। तो पता चला ये जो न्यू हैं ये कितना परसेंट बने हैं, 37.2%। और जो पेरेंट कॉम्बिनेशन है बेटा इस केस में वो कितनी परसेंट हैं, 62.8%, 62.8%। ये हैं पेरेंट कॉम्बिनेशन। सेम ऐसा ही क्रॉस हमने क्रॉस A के केस में किया था, जहां पे ये वैल्यू कितनी थी, जहां पे ये वैल्यू थी 98.7%, नए कितने थे 1.3%। तो उससे साबित होता है कि क्रॉस A के अंदर जीन के बीच में टाइट लिंकेज था, क्योंकि जीन क्रोमोसोम पे पास पास थे। यहाँ पे लूज लिंकेज है क्योंकि जीन तो उसी क्रोमोसोम पे हैं, बट उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसीलिए जब जीन्स के पेयर एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं,
जब जीन के पेयर एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं तो उनके एक साथ जाने के चांस रहते हैं, उसी को लिंकेज कहते हैं। जिनके ज़्यादा एक साथ जाने के चांस रहते हैं उसे टाइट लिंकेज कहते हैं, यानी वो लेस रिकम्बिनेशन शो करेंगे। और जिनके एक साथ जाने के चांस थोड़े कम रहते हैं ज़्यादा डिस्टेंस के कारण, वो लूज लिंकेज शो करेंगे। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी कि एनसीईआरटी ने दो डायग्राम जो दिखाए हैं वो कंपैरिजन उसने करके दिखाया है टाइट लिंकेज का और लूज लिंकेज का। अब क्यों ना मैं एनसीईआरटी की लाइन तुम्हें एक बार पढ़ा देता हूं ताकि तुम्हें कोई टेंशन ना हो, ठीक है। चलिए इसको बाद में देखेंगे। एक बार लास्ट क्लास में हमने जहां से एनसीईआरटी रीडिंग को छोड़ा था वहीं से एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं। तो मेंडल के मॉर्गन के काम तक हम आ गए थे। ओह सॉरी, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है कि क्रोमोजोम के ऊपर जीन है, क्रोमोजोम की मूवमेंट होती तो जीन की मूवमेंट भी हो जाती है। दिस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज क्लीग, एंड दे फाउंड दैट जो वेरिएशन होती है, वेरिएशन इज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉर्गन वर्क ऑन टाइनी fruit fly Drosophila melanogaster which was very suitable for such studies। क्वेश्चन आता है why Drosophila is suitable for genetic study। reason complete life cycle in 2 weeks, छोटा लाइफ साइकिल होता है। सिंगल मेटिंग में बहुत सारी प्रोजेनी बन सकती हैं, तो इसलिए हम आराम से इनके रिजल्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने भी सैकड़ों ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे। तो ड्रोसोफिला को जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। गार्डन में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और बोटल्स के अंदर इनको ग्रो किया जा सकता है। और यहाँ पे मेल और फीमेल को आसानी से पहचान सकते हैं। फीमेल का प्रभुत्व थोड़ा ज़्यादा होता, खतरनाक होती है फीमेल, मतलब फीमेल बड़ी होती है ना, और मेल इसमें छोटे होते हैं। ऐसे फीमेल छोटी हो तो भी खतरनाक ही होती है ना बेटा, मजाक कर रहा हूँ। तो टी एच मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और इसको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ही सेड दैट बेसिस ऑफ वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही बात है कि जो वेरिएशन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आती है। क्यों आती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में जब क्रोमोसोम अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं तो जीन्स की मिक्सिंग हो जाती है। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को 1 सेंटीमॉर्गन कहा जाता है, 1 मैप यूनिट कहा जाता है, या 1 क्रॉसओवर कहा जाता है। बेटा रेड कलर के पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, ब्लैक लाइनें एनसीईआरटी की लाइनें होती हैं। ही ऑल्सो वर्क ऑन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सही बात है, तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पे इन्होंने काम किया। ही एक्सप्लेन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वेयर जीन ऑफ आई इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। ठीक है, अब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्स और वाई जो जीन हैं, एक्स और वाई क्रोमोजोम पे जो जीन हैं उनका स्टडी किया था। तो ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड हों, जो सेक्स क्रोमोजोम से लिंक हों, जो सेक्स क्रोमोजोम पे पाए जाएं, उसी को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना है कि जो वेरिएशंस होती हैं ऑर्गेनिज्म में, वेरिएशन कई प्रकार की होती हैं। जैसे सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन वो होती हैं जो बॉडी सेल में होती हैं और जिनके बारे में लेमार्क साइंटिस्ट ने कहा था इवोल्यूशन की थ्योरीज में, और ये वेरिएशन एनवायरनमेंट के रिजल्ट के कारण डेवलप होती हैं। जर्माइनल वेरिएशन वो होती हैं जो जर्म सेल में होती हैं, जो स्पर्म और एग में होती हैं और जो इनहेरिटेबल होती हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन वो होती हैं जो मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर के कारण होती हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में डार्विनिज्म ने बताया था। और कंटिन्यूअस वेरिएशन 2 टाइप के होती हैं। एक तो सबस्टेंटिव, जैसे बॉडी का साइज, बॉडी का वेट, यानी अमाउंट से रिगार्डिंग, और कुछ नंबर से रिगार्डिंग होती है जिसको मेरिस्टिक कहते हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन 2 टाइप की हैं, सबस्टेंटिव और मेरिस्टिक। जो सबस्टेंटिव है वो साइज और वेट के रिगार्डिंग है, एंड जो मेरिस्टिक होती है वो नंबर के रिगार्डिंग है। जैसे किसी के हाथ में 5 की बजाय 6 फिंगर हो जाती हैं, तो मेरिस्टिक वेरिएशन में आता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन वो होती हैं जो म्यूटेशन के कारण अचानक पैदा हो जाती हैं, जो जीन के डिलीशन, इन्वर्जन
के कारण होती हैं, क्रोमोजोम के नंबर कम ज़्यादा हो जाने से हो जाती हैं। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में किस साइंटिस्ट ने कहा था? इनके बारे में कहा था हुगो डी वेरिज ने। तो ध्यान रखेंगे, सोमैटिक वेरिएशन के बारे में लेमार्क ने बताया था, कंटिन्यूअस के बारे में डार्विन ने बताया था, डिसकंटिन्यूअस के बारे में हुगो डी वेरिज नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में आपको बता चुका हूं, सीधा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं और इसमें कोई खास पढ़ने का नहीं है। मॉर्गन कैरिड आउट डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। डाई हाइब्रिड क्यों? क्योंकि एक समय में दो करैक्टर स्टडी करे, आई कलर को किसके साथ? बॉडी कलर के साथ, और फिर आई कलर को विंग्स के साइज के साथ। हो गया ना डाई हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस वर सिमिलर टू डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरिड बाय मेंडल। मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल। तो येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल किसके साथ? ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ। एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी को इंटरक्रॉस करके क्या बन गया था? F2 प्रोजेनी। ही ऑब्जर्व दैट जीन डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो उसने नोटिस किया कि जो जीन का सेग्रीगेशन होता है इंडिपेंडेंट, जैसे मेंडल ने नोटिस किया F2 के अंदर ये जनरेशन, बट F2 के अंदर मॉर्गन साहब के एक्सपेरिमेंट में तो कुछ और ही रेशियो आई, ये रेशियो आई ही नहीं। तो पता चला कि यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, जीन एक साथ जाने की टेंडेंसी शो कर रहे हैं, और जब जीन एक साथ जाने की टेंडेंसी शो कर रहे हैं तो उसी चीज को लिंकेज कहते हैं। इसीलिए लिंकेज के कारण जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रेशियो था अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सपेरिमेंट, वो रेशियो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में नहीं आया। आई कलर इनहेरिटेंस। Morgan and his group know that gene were located on X chromosome and show quickly that when two gene in a dihybrid cross were situated on same chromosome, two gene on same chromosome, then proportion of parent gene are much higher। सही बात है, एक क्रोमोजोम यानी एक होमोलोगस पेयर, एक एलील इधर एक होमोलोगस क्रोमोजोम पे होगा तो उसका दूसरा एलील दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम पे होगा। तो यानी दो जीन एक ही क्रोमोजोम पे हैं, उस केस में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बनेंगे रिकॉम्बिनेशन की तुलना में। बिल्कुल सही बात है। एक में पेरेंटल कितने बने थे? 98.7%, और एक में कितने बने थे? 62.8%। ऐसा कैसे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बने थे कि नहीं दोनों में? तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का ज्यादा बनने का रीजन क्या है? लिंकेज। सो इट इज मच हायर देन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन। कह रहा पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहे दोनों केसेज में। क्यों बन रहे हैं? इसने कहा कि यार ये जीन के फिजिकल एसोसिएशन के कारण है, जीन एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, और जीन के इस फिजिकल एसोसिएशन को ही लिंकेज कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि ये दोनों जीन एक ही क्रोमोजोम पे है, इसीलिए एक साथ जा रहे हैं। ठीक है। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंट जीन कॉम्बिनेशन। जो नॉन पेरेंटल नए कॉम्बिनेशन के लिए उसने रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया। बेटा इस चीज को पहली बार पन्नेट नामक साइंटिस्ट ने, बाटसन और पन्नेट, एक चीज ध्यान रखना, लिंकेज जो होता है, लिंकेज के लिए एक वर्ड यूज होता है कपलिंग, और रिकॉम्बिनेशन जो होती है, रिकॉम्बिनेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है रिपल्सन। तो ये जो रिपल्सन और कपलिंग वर्ड जो है, ये बाटसन एंड पन्नेट ने फाइंड आउट किए थे। और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन ये मॉर्गन ने फाइंड आउट किए थे, या मॉर्गन के जो दूसरे साइंटिस्ट थे उसके ग्रुप में उन्होंने ये फाइंड आउट किए थे। यानी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को कपलिंग और रिपल्सन कहा बैटसन और पन्नेट ने। एनीवे, मॉर्गन फाउंड दैट व्हेन जीन वर ग्रुप ऑन सेम क्रोमोजोम, जीन सेम क्रोमोजोम पे हैं, सम आर वेरी टाइटली लिंक्ड, मतलब कुछ जीन बहुत पास पास में हैं, जैसे कि क्रॉस ए में दिखाया था, वाइल अदर वर लूजली लिंक। जब जीन दूर दूर हैं तो उसे कहेंगे कि जीन जो है वो लूजली लिंक है, जैसे कि क्रॉस बी में दिखाया गया था। ही फाउंड दैट व्हाइट आई एंड येलो बॉडी, व्हाइट आई और येलो बॉडी एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट कौन था? तो व्हाइट आई
और येलो बॉडी आपस में एसोसिएटेड है, और रेड आई और ब्राउन बॉडी, तो दूसरा ये भी तो हो जाएगा। तो व्हाइट आई येलो बॉडी कहो या रेड आई और ब्राउन बॉडी कहो, यानी व्हाइट आई और येलो बॉडी दोनों एक साथ ही चलते हैं। इसी प्रकार से रेड आई और ब्राउन बॉडी दोनों एक साथ ही चलते हैं, कभी वो मेल में जा रहे हैं कभी वो फीमेल में जा रहे हैं, लेकिन दोनों अलग नहीं हो रहे। रेड आई के साथ ब्राउन बॉडी जा रहा है, व्हाइट आई के साथ येलो बॉडी जा रहा है, अलग नहीं हो रहे। अगर अलग हो भी रहे हैं तो थोड़ा सा परसेंटेज में, और वो जो थोड़ा सा परसेंटेज है वो किसके कारण हुआ? क्रॉसिंग ओवर के कारण। उसी को हम रिकम्बिनेशन कहते हैं, उसी को रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसी को रिकम्बिनेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू पहले वाले में 1.3% थी। इट मीन्स आई कलर और बॉडी कलर वाले जीन जो है वो क्या है? दे आर टाइटली लिंक। सो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। बट व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, और दूसरा क्या हो जाएगा? व्हाइट आई किसके साथ दिख रही है? मिनिएचर विंग के साथ। इसी प्रकार से रेड आई किसके साथ दिख रहा है? रेड आई दिख रहा है लार्ज विंग के साथ। इसका मतलब व्हाइट आई का लिंकेज है मिनिएचर लिंक के साथ, रेड आई का लिंकेज है लार्ज विंग के साथ, और दोनों बातों को मिला के कहूं कि आई के कलर का लिंकेज है पंखों के साइज के साथ। आई कलर इज लिंक्ड विद विंग साइज। भाई बात तो वही होगी ना, व्हाइट आई मिनिएचर विंग कहो, या इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? रेड आई या लार्ज विंग कहो। दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज करोगे तो क्या कि आंखों का जो कलर है वो लिंक है किसके साथ? आंखों का जो कलर है वो लिंक है किसके साथ? विंग के साइज के साथ, बट लूजली लिंक है क्योंकि दोनों के जीन या एलील थोड़ा दूर दूर है। ऊपर वाले का मीनिंग क्या है कि आंखों का जो कलर है वो लिंक है बॉडी के कलर के साथ, क्योंकि दोनों के जीन और एलील एक दूसरे के काफी पास पास हैं, इसलिए वो टाइट लिंकेज है। तो दूसरे में 37.2% रिकम्बिनेंट। अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, ये थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट का नाम है। एस फॉर स्टूडेंट, एस फॉर स्टुअर्ट वेंट। ही यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम, यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स के पेयर हैं उनमें जो रिकम्बिनेंट बनाने के चांस हैं, नए टाइप बनाने के जो चांस हैं, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन कहते हैं। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन होती है उसका इस्तेमाल किया क्रोमोसोम पे जीन की लोकेशन को मैप करने के लिए, क्रोमोसोम पे जीन की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और इस हिसाब से उसने बनाए जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप क्या होता है? जेनेटिक मैप होता है कि मान लो ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर ये जीन है, इन जीन को रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे अरेंज करना, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाना, जीन को अरेंज करके क्रोमोसोम के ऊपर उसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे, उसे जेनेटिक मैप कहते हैं। तो स्टुअर्ट वेंट ने रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को एज ए मेजर यूज किया, एज ए हथियार यूज किया जीन के बीच में डिस्टेंस को मापने के लिए। कहा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब उनके बीच में लिंकेज कम है, इसीलिए तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और लिंकेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मान लो ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये जीन सी है, ये जीन डी है। मान लो इन दोनों के बीच में जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 10% है, इनके बीच में भी 10% है, लेकिन इसके बीच में 30% है। तो जीन मैप क्या बन जाएगा? ये बन गया जीन मैप ए बी सी डी। तो इस प्रकार से ऐसे ए बी सी डी, ऐसे ये जीन मैप बन जाएगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन को देखो, ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन किसके बराबर? 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर। तो परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन दे दिया, तो इसका मतलब हमें क्या बता दिया? हमें बता दिया सेंटीमॉर्गन, हमें बता दिया मैप यूनिट, हमें बता दिया क्रॉसओवर वैल्यू। तो चारों बातों का एक ही मतलब होता है। और ये जो जेनेटिक मैप इन्होंने बनाए इस तरीके से, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए जो जेनेटिक मैप हैं उनका इस्तेमाल
किया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब जिसमें ह्यूमन बीइंग के सारे जीन की सीक्वेंसिंग की गई थी, सारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की सीक्वेंसिंग की गई थी, और जिसमें यह फाइंड आउट किया था कि कौन से क्रोमोजोम पे कौन कौन से जीन हैं। तो जस्ट फिजिकल लोकेशन फाइंड आउट करना जीन की क्रोमोजोम पे, उसे फिजिकल मैप कहते हैं। और क्रोमोजोम पे जीन की अरेंजमेंट को स्टडी करना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे और हाइपोथेटिकल मैप बनाना, उसे जेनेटिक मैप कहते हैं। और इनकी हेल्प से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इनकी हेल्प से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। एनीवे, तो ये बेटा 2 डायग्राम थे जो मैंने अपने तरीके से तुम्हें सोल्व करके दिखाए। ये देखो, ये तो क्रॉस ए था, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, ये फीमेल है, ये मेल है। तो मेल और फीमेल क्रोमोजोम को तो आप आसानी से पहचान जाओगे। तो मेल क्रोमोजोम ऐसे ऐसे होंगे, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है। एक मिनट मैं लिख देता हूँ। देखो, ये एक्स है, एक्स है, ये एक्स है, वाई है। F1 जनरेशन में क्या बना होगा भाई, ये एक्स और वाई एक गैमेट बन गए, ये एक्स और एक्स एक गैमेट बन गए, इनके कॉम्बिनेशन से ये F1 बन गई अपनी। फिर F1 में जो बने उनको हमने पेरेंट के रूप में ले लिया, उनके बीच में क्रॉसिंग कराई, तो F2 जनरेशन हमारी बन गई थी, ठीक है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि F2 जनरेशन के अंदर ये जो हैं, ये क्या हैं, ये मेल्स हैं जो अपने पेरेंट जैसे हैं। एक मेल F1 के पेरेंट जैसा है, एक मेल F2 के पेरेंट जैसा है। ये फीमेल हैं जो अपने पेरेंट जैसी हैं, एक फीमेल F1 की पेरेंट जैसी है, एक फीमेल F2 के पेरेंट जैसे हैं। और ये क्या, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, पता चला बनने तो सारे ये चाहिए थे, कुछ ये भी बन गए। कितने बने, 1.3%। इसी प्रकार से सेम क्रॉसिंग ये की गई है, लेकिन इस क्रॉसिंग में क्या किया गया बच्चों, देखो ध्यान से, देखो Y और W काफ़ी पास पास हैं, W और M काफ़ी दूर दूर हैं। ये W किसको बता रहा है, ये बता रहा है विंग, W बता रहा है आई के कलर को। तो आई का कलर W के केस में क्या होता है, वाइट होता है। M किसको बताता है, मिनिएचर विंग, छोटे पंखों को, ठीक है। ये देखो, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये XX है, ये XY है। तो जो फीमेल है वो वाइट है, मिनिएचर है। वाइल्ड टाइप कौन है, मेल है। और वाइल्ड टाइप का मतलब क्या हुआ, रेड आई और लार्ज विंग, उसी को तो बोलते हैं वाइट। तो इनके गैमेट बन जाएंगे, गैमेट बन जाएंगे, और गैमेट बनने के बाद आगे F1 के क्या नाम, प्रोजेनी बनेगी। फिर F1 की प्रोजेनी की सेल्फिंग कराएंगे, फिर F2 बनेगी। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया था। तो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, जो मैंने क्रॉसिंग आपको डिटेल में करके बताई थी, एनसीईआरटी ने थोड़ा शॉर्टकट में उसी चीज को लिख रखा है, ठीक है। तो F1 में ये देखो, F1 जनरेशन में यही तो हुआ था, 100% जो मेल हैं, 100% जो फीमेल हैं वो वाइल्ड टाइप बन गई थी, और ये क्या थे, 100% मेल थे, जो कि वाइट मिनिएचर हो गए थे। इट मीन्स फीमेल का करेक्टर वाइट मिनिएचर मेल में आ गया, मेल का करेक्टर वाइट फीमेल में चला गया। यही तो मैंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद जब इनको पेरेंट के रूप में लिया गया तो अपने को ये तो मेल मिले थे और ये फीमेल मिली थी। तो ये दोनों मेल अपने पेरेंट जैसे हैं, एक F1 के मेल जैसा, एक F2 के मेल जैसा। ये दोनों फीमेल अपने पेरेंट जैसी हैं, एक F1 के पेरेंट जैसी, एक F2 के। लेकिन देखा कि ये कुछ नया ही आ गया, ये कुछ नया ही अरेंजमेंट हो गया भाई। और ये जो नया अरेंजमेंट हुआ ये कितना है, 37.2%। यानी जो वाइट और मिनिएचर या जो वाइल्ड टाइप है, ठीक है, वाइल्ड टाइप में लार्ज विंग होते हैं, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसे मेल आए जिसमें मिनिएचर विंग आ गए, ठीक है। अब वाइट और मिनिएचर का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे ये नया रिकॉम्बिनेंट बन गया, ये बेटा ये वाइट नहीं आएगा, ये थोड़ा यहां पे इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। तो एनीवे, तो ये सब चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। चलो, ये जो सारी कहानी क्या है, ये कुछ नहीं है,
ये जस्ट मैंने जो आपको समझाया है उसी चीज़ को बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये मुझे पढ़ के सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई है। फैक्टर, फैक्टिंग, लिंकेज ये भी मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो आगे हम प्लियोट्रोपी पढ़ेंगे, लेकिन प्लियोट्रोपी पढ़ने से पहले हम एक चीज़ करते हैं, और वो है कि लिंकेज जो होता है इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा। हम क्वेश्चंस करते हैं 2-4 इसके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। एक क्वेश्चन है कि जो AC जीन है A और C जीन, उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% है। ठीक है, B और C के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 24%। A और D के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 30%। B और D के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 16%। हमें पता है जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो जीन के बीच में डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड सीक्वेंस ऑफ जीन, फाइंड सीक्वेंस ऑफ जीन। तो जीन का सीक्वेंस निकालना है। आपके पास ऑप्शन है ए में DBAC, बी ऑप्शन है ACBD, सी ऑप्शन है ABCD, डी ऑप्शन है CDAB। बेटा जैसे